हो गया स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा दैट इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, इससे पहले हमने फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, जस्ट व्हाट इज़ अ लाइट, और एक्चुअली हमने डिस्कस किया था लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बारे में हमें विस्तार से 2 वीडियोस बनाए, वो हमने चढ़ाए भी है, आप देख सकते हैं जो एब्सेंट थे। ठीक है, लेकिन साथ में फिर से हमें वो डिस्कस करने आने वाले वक्त में, जैसे हमने थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका लिया था। आज जो हम पोर्शन लेने वाले हैं दैट इज़ केमिस्ट्री पोर्शन। मैं ये नहीं बताऊँगा यहाँ पर केमिस्ट्री क्या चीज़ है, मैं ये चीज़ नहीं बता दूंगा आपके पास यहाँ पे क्या है, वो सारी कहानी आपको मालूम है केमिस्ट्री क्या चीज़ है, किसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपके पास मैं इंट्रैक्शन करता हूँ इसके बारे में, केमिस्ट्री क्या चीज़ है। इससे पहले आने वाले वक्त में आपने पढ़ा होगा, इससे पहले वाले वक्त में 9th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास वहाँ पर पढ़ा होगा। कैन समवन टेल मी व्हाट यू मीन बाई केमिस्ट्री? केमिस्ट्री किसे कहते हैं? एग्जैक्टली, यू विल से दैट सर केमिस्ट्री जो हमारे पास है, केमिस्ट्री इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में हम पढ़ते हैं। सो आपने पढ़ा होगा व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। आपने पढ़ा है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय एनी ऑफ द सेंस ऑर्गन। कोई भी चीज़ ऐसी जिसका वजन होगा, कोई भी चीज़ ऐसी जो जगह लेती होगी, कोई भी चीज़ ऐसी जो किसी न किसी सेंस ऑर्गन से हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ को हम क्या कहते हैं सर? मैटर कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी। कोई भी चीज़ जिसके पास मास होगा, वज़न होगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, और अल्टीमेटली आपके पास परसेप्टेबल टू आवर सेंस। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं सर? वी कॉल दिस एज मैटर कहते हैं हमारा। अब मैटर के बारे में तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ मैटर भी पढ़ा होगा इन क्लास 9, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपने पढ़ा होगा कि मैटर जो है ना, ये बुनियादी स्मॉल पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स का क्या नाम है सर? एटम। और आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से पढ़ा होगा, ये जो सारे एटम्स हैं दीज आर इनडिविजिबल, हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन ये फिर फेल साबित हुई, आपको पता है। हम डाल्टन की लेकिन बात करें, इट्स लॉन्ग बैक अगो 220 ईयर्स नियरली, इट्स 1804 में उसने दी थी ये। 1804 से लेकर 1808 इसी के बीच में डेट है, मतलब 200 साल 220 साल पीछे जाना है आपको। तब कंसेप्ट ये था, जो एटम है ना, ये आपके पास इनडिविजिबल, आप इसको तोड़ नहीं सकते, एंड इट इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल, आप इसको ख़त्म भी नहीं कर। दैट टू इज आपके पास सही है क्या? आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। किसको सर? मैटर। मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। मैटर को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी इट्स इक्वल टू दैट सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान रख लीजिए आपके पास यहाँ पे आपने बोला नाउ एटम इज डिविजिबल, पढ़ा है ना वहाँ? एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, ज़रा बताओ कैसे? आपको पता है कि देयर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स है? आपको मालूम है कि एटम के अंदर पहले आपके पास एक हेवीली पॉजिटिवली चार्जेड एक बॉडी है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। उसको हम क्या कहते हैं सर? न्यूक्लियस। और इसी में हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स के माने क्या है सर? मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियस। और आपने पढ़ा क्या क्या हमारे पास है? प्रोटॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं सर? न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं आपके पास होता है। सेकेंड थिंग आपके पास ये, इसके इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हमारे पास है, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर पार्ट? दैट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पर्टिकुलर पार्ट में जो हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स या शेल्स आते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव है। और कितना क्या है वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, आने वाले वक्त में वो भी हम सीखेंगे। कम से कम आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उधर पढ़ा होगा ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चाहे इन टर्म्स ऑफ केजी, ग्राम्स, AMUs, कुछ भी पढ़ा होगा। ठीक है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी होगी, इनका नेचर भी। जस्ट लाइक आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम कहते हैं? दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम क्या है? एक्चुअली क्या होते हैं? शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? नहीं, नाम दूसरा इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम, शाबाश, वो तो नेगेटिवली चार्ज, ये कोई भी सबस्टेंस, उसको एनाइन कहते हो। क्या? अरे वो तो एनाइन को कहते हैं जनरल, किसी को भी। अगर Cn नेगेटिव दैट टू इज एनाइन, मगर इलेक्ट्रॉन मत है। अरे इनका दूसरा नाम है कैथोड रेस, पता होगी आपको।
एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर कैथोड रेज। अच्छा, प्रोटॉन का दूसरा नाम एनोड रेज, पॉजिटिवली चार्जड रेज। इनको दूसरा नाम कहते हैं, इनको प्रोटॉन्स का और एक नाम क्या कहते हैं, कैनाल रेज, है ना। एनोड रेज, कैनाल रेज या प्रोटॉन सेम चीज़ है। कैथोड रे जो आपके पास है, दोज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कहानी पूरी आपने पढ़ी होगी। फिर आपने पढ़ा होगा मैटर के बारे में क्या चीज़ हम डिस्कस है। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपने एक्चुअली पढ़ा होना चाहिए या तो पढ़ा होगा। अब आपके पास दूसरी चीज़ ये कहानी थी कि मैटर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हो आप मैटर के बारे में। यू स्टडी अबाउट इट्स कंपोजिशन, पढ़ते हो ना, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। यू स्टडी अबाउट इट्स, शाबाश। और क्या चीज़ पढ़ते हो इसके बारे में, प्रॉपर्टीज। एग्जैक्टली, आप इनके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। सर क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो, बता दीजिए। केमिकल या फिजिकल, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। सर आपने पढ़ा होगा केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। बता दीजिए केमिकली कैसे आप डिवाइड करते हैं। कैन समवन टेल मी। स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, प्लाज्मा, क्वार्क्स, बोसान, ये सारी मैंने बता दिया था आपको। देयर आर मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन आपके पास नॉर्मल जो आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन पे कितनी है हम पढ़ते हैं, 3 यूजुअली। क्या क्या हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यूजुअली हर कोई हायर क्लास में भी यही पढ़ा जाता है, बट यू शुड नो ऑल दी स्टेट्स आल्सो, कि जो हमने बता दी 9th क्लास के टेक्स्ट बुक पे आपको लिख के है बैक, दैट्स बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। एक स्टेट ऑफ मैटर है और दूसरी है प्लाज्मा। ये 2 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास हैं, लेकिन मेन हमारे पास 3। फिर आपने केमिकल कंपोजिशन देखा होगा, है ना। क्या केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या पढ़ा, केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर की क्या क्या पढ़ा होगा, शाबाश। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज आपने पढ़ी, बोलो, नहीं मालूम। मिक्सचर एंड प्योर सबस्टेंस पढ़ा है ना, बूझ मुताशा सारा जो बूझ मगर पाया अच्छा ना क्या, मिक्सचर एंड प्योर सबस्टेंस। और आपने पढ़ा फिर मिक्सचर में आपके पास क्या होता है सर, होमोजीनियस, हेटेरोजेनियस। और प्योर सबस्टेंस में आपके पास 2 प्योर सबस्टेंस है, वन इज एलिमेंट, दूसरा हमारे पास कंपाउंड। ऐसी कुछ कहानी चलती गई और आपने अल्टीमेटली 9th क्लास को क्लियर किया। ठीक है ना। तो वल मुझे आइडिया रिजल्ट ये ना क्या पता तुम छा पास ना छा, तो फिलहाल खती होती 10th क्लास खती होती इंशाल्लाह। ठीक है, अब आने वाले वक्त में हम जो 10th क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स हमें जो चैप्टर उठाना है दैट इज दिस वन, एसिड्स, बेस एंड साल्ट। थोड़ा उल्टा होगा, ठीक है, कि आपके पास चैप्टर जो एक्चुअली पहला है वो नहीं उठाएंगे हम, ये वाला चैप्टर उठाएंगे। एक तो एक लंबा चौड़ा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा चौड़ा है और थोड़ा कंसेप्चुअल है। न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसमें अच्छा खासा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हम पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स आपको पूछी जाती है, तभी हम इस चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास दुविधा यहाँ फेस नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है नहीं पहला ये, लेकिन हम ये उठा देंगे। ठीक है ना, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि सारे बेसिक्स उसके क्लियर है। ऐसे नहीं उठा सकते आप अनटिल एंड अनलेस उसके बेसिक्स आपको क्लियर है। वो सारे बेसिक्स इसके बारे में अपने क्लास 9th में पढ़े होंगे। वो क्या चीज़ है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है ना, तो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एसिड्स, बेस एंड साल्ट। उससे पहले हम थोड़ा सा क्या सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या आपका सिलेबस है। सो 10th क्लास में आपके पास केमिस्ट्री पोर्शन में से जो सिलेबस है, पहला जो यूनिट आपके पास आ जाएगा, पहला जो यूनिट आपके पास है वो है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, ये पहला आपके पास आ जाएगा जो कि आपको 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, देन सेकेंड वन यू हैव, एक्चुअली दूसरा है दैट इज दिस वन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आपके सिलेबस में डिलीटेड है, पता नहीं इस बार क्या कहा जाएगा, उस हिसाब से हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पिछली बार तो डिलीटेड था। ठीक है ना, पिछली बार आपके सिलेबस में मेंशन, मतलब जो इनका बोर्ड एग्जामिनेशन है ना 10th क्लास का जो परसों मार्च में है, उसमें ये चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है। अब आने वाले वक्त में आपको भी समझ आ जाएगा क्या इंक्लूडेड है कि नहीं, जो नया सिलेबस हमारा निकलेगा। लेकिन NCERT टेक्स्ट बुक पे आपके पास ये मेंशन करके है वहाँ पे। तीसरा जो आपके पास यूनिट है दैट इज
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यूनिट के माने मेरे पास ये है कि ये बड़ा सा चैप्टर है, इसमें छोटे छोटे चैप्टर में छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको यहाँ डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट वन है क्योंकि ज़्यादातर सवाल इसी में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास है देन वी हैव दिस वन मेटल्स। मतलब ज़रूरी नहीं कि मैंने पहला चैप्टर पहले ही लिखा होगा, दूसरा चैप्टर दूसरा लिखा होगा, ऐसा हो सकता है कि ये दूसरा है ये तीसरा है, लेट इट बी। तो मैंने ऊपर नीचे, लेकिन है सिलेबस इतनी, आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, मतलब 5 बड़े यूनिट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने। मेटल्स एंड नॉन, इसके मुतालिक तो आपने पढ़ा होगा, है ना सर, किस क्लास में, 8th क्लास में तो कम से कम पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा होगा अच्छा खासा, डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वेदर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सारी कहानी कम से कम आपने पढ़ी होगी, ठीक है। फिर लास्ट जो हमारे पास है, जो मैंने बोला एक्चुअली जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वक्त में, जो कि केमिस्ट्री का हमारे पास क्या होगा सर, पोर्शन आपके पास होगा, ठीक है। आप कोई भी चैप्टर इसमें से उठा सकते हैं पहले, प्रोवाइडेड आपको उसके बारे में बेसिक्स पता होगी। सबसे बेस्ट बेसिक आपका है क्लास 8 एंड क्लास 9th। क्लास 8 और 9th अगर आपके पास ग्रिप अच्छी खासी है तो आप इन सारे चैप्टर्स के साथ खेल सकते हो। अगर नहीं भी तो भी हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन स्टिल आपके पास यहाँ पे अगर अच्छी खासी पकड़ है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट जो करेंगे दैट इज दिस वन, एसिड, बेस एंड साल्ट। इन सारे में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है दैट इज दिस वन, एसिड, बेस एंड साल्ट्स। एक तो इसीलिए ये उठा दिया, और इंपॉर्टेंट भी है, कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आने वाले वक्त में जो एग्जाम होगा पहला इसी का आपके पास होगा। सो वी हैव द चैप्टर दैट इज एसिड, बेस एंड साल्ट्स, ठीक है। सो डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय बेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय साल्ट। एसिड क्या है, बेस क्या चीज़ है, और हमारे पास साल्ट क्या है। So can someone tell me what is an acid? Salt is acid. ठीक, H positive ions. H positive ions, OH negative ion, और जो pH स्केल पे 7 से पहले 7 से पहले पहले जो आता है वो एसिड है, 7 के बाद वो बेस है। I will tell you there are some salt which are acidic, there are some salt which are basic, there are some salt which are neutral as well। को कहानी गई अच्छा ट्विस्ट, थोड़ा ट्विस्ट क्या आया सर, हमें तो मालूम है एसिड क्या है, बेस क्या है, आपके पास या साल्ट क्या है, थोड़ी सी फ़र्क है सर, क्या वो कहानी में कहाँ ट्विस्ट है वो हम देखेंगे सर। यहाँ पे आपके पास एसिड, बेस और साल्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट इज दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी से आप बता सकते हो सर, आप बता सकते हो कि एसिड क्या चीज़ है, बेस क्या है, आप इनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अलग अलग। आप बता सकते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। 2 तरीके हैं और इम्पॉर्टेंट वाला दूसरा है। 2 तरीके हैं, दूसरा वाला इम्पॉर्टेंट है। 2 तरीके क्या, पहला है फिजिकली, ठीक है ना, जिसमें आपकी शक्ल देखूंगा, आप कैसे हो, क्या हो, बाकी एक्चुअली आपका नेचर कैसा है, आप कैसे दूसरों के साथ बात करते हैं, आपका उठना बैठना दूसरों के साथ कैसा है, एक्चुअली आपका जो इखलाक होगा, आपका जो अदब होगा, उसी से आप पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह आपके पास यहाँ पे एसिड, बेस और साल्ट को मैं डिफरेंशिएट 2 तरीके से कर सकता हूँ। वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास, या हम कह सकते हैं फिजिकल, शाबाश, नेचर। और दूसरा जो हमारे पास है, शाबाश, दैट इज द केमिकल नेचर। केमिकल नेचर, देखो केमिकल्स के साथ तो आपने खेला होगा क्लास 9th 8th में, कहीं ना कहीं तो खेला होगा। सो कैन समवन टेल मी व्हाट डू मीन बाय केमिकल। जब भी हमारे दिमाग में आता है केमिकल, हमें दिमाग में आता है कि ये कुछ खतरनाक चीज़ होगी, है ना। जब भी दिमाग में हमारे पास आता है ना केमिकल, हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है, हमें लगता है ये खतरनाक चीज़ है, इससे क्या चीज़ आपके पास होगी, ये पॉइजनस होगा, हार्मफुल होगा, बट ऐसा नहीं है। केमिकल के माने आपके पास ये है जो कि केमिकल रिएक्शन को दिखा देगा, जहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आई विल गिव एन एग्जांपल,
जो कि आपके पास खतरनाक भी है, कुछ ऐसी भी है जो आपको मालूम भी है जो आपके लिए क्या हार्मफुल है, खतरनाक है या तो मुफीद आपके लिए। लाइकवाइज आई विल गिव एन एग्जांपल O2 ज़रूरी है ना हमारे लिए, और आपको पता है कि O डबल बॉन्ड O होता है, O डबल बॉन्ड O आने वाले वक्त में ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। देयर इज अ डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इट्स अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के माने आपके पास वो बुनियादी पार्टिकल है जिससे कोई भी चीज़ बनती है। लाइकवाइज ब्रिक सैंड के पार्टिकल से बनती है, उनके दरमियान जो फोर्स है ना जिसकी वजह से वो होल्ड होते हैं पर्टिकुलर पोजीशन पे, दैट पर्टिकुलर थिंग वी कॉल्ड एज अट्रैक्शन। और वो अट्रैक्शन जो आपके पास होती है इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। लाइकवाइज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के दरमियान जो आपके पास अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। और ये किस टाइप का होता है वो पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन है आपके पास केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट यहाँ पे। जिस तरह आपने देखा होगा सर H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, अभी सिंगल डबल ट्रिपल ए क्या होता है आने वाले वक्त में ये भी सीखेंगे, कम से कम तो 9th में पढ़ा होगा। N2 N ट्रिपल बॉन्ड N, ये देखा होगा। देखिए ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है ना सर? ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। देयर इज अनदर कंपाउंड दैट इज टेक वन CO2, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CO2 हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर इस एटमॉस्फेयर में हो गए इंसान दम कैसे अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो सकती है ना? ओबियसली इसके अगर तुम चाहू बुखर चालू वारियास कालस, अगर रात थो इंसान तथ वहाँ पे आपके पास क्या होती है? कंबशन। डिड यू नो दैट कंबशन क्या प्रोसेस? जब भी कोई सबस्टेंस किसके साथ रिएक्ट करेगा सर? ऑक्सीजन, तो अल्टीमेटली हीट जनरेट होगी। लेकिन जब भी फ्यूल्स होते हैं ना, कार्बन कंपाउंड्स फ्यूल्स, लाइक यू टेक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, कोल, ठीक है ना, या वुड, आपके पास इनमें कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। ये इवॉल्व क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास वहाँ पे है, अगर इनसे मात्रा वारिया ज़्यादा गई, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है हर किसी इंसान के लिए, और ये हमारे लिए फिर क्या होगा सर? हार्मफुल। बट ये भी केमिकल है, ऑक्सीजन भी केमिकल है, कोई आपके लिए सही है कोई आपके लिए सही नहीं है, मतलब कि आपके पास हार्मफुल हो सकते हैं। सो केमिकल के माने हमेशा नहीं होता कि ये गलत चीज़ है, या आपके लिए यूजफुल भी हो सकती है या हार्मफुल भी आपके पास हो सकती है, ठीक है ना। टेक सल्फ्यूरिक एसिड, टेक सल्फ्यूरिक एसिड, टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं पे आपके लिए यूजफुल है, कहीं पे नहीं है। डाइजेशन आपको पता है ना, स्टोमक में क्या सिक्रीट होता है? HCl, है ना, आपको पता है ना सर। अब उसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा स्टोमक में, आपको पता है, फिर आपको बाइल जूस आता है जो कि एल्कलाइन होता है, दैट्स बेसिक इन नेचर, वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। अगर यही यथ कशर पर वना म्यादु गैस खसन वना, अगर यही चीज़ आपके ब्लोवर इन सर इनको दो, अगर यही चीज़ तो बूझ में डॉक्टर से मे हसा म्यादु गैस खसान, मे हसा इरिटेशन गसान कत फूड पाइप, अल्टीमेटली योतन में ग्लोबस सेंसेशन, ग्लोबस सेंसेशन मतलब क्यूल हुई नसन आसान, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा एक्चुअली, जो आपके पास है ना ईसोफेगस, ईसोफेगस का मतलब है फूड पाइप, सो तथ एटमॉस्फेयरस मजन ठीक रोजन के। कौन सा एटमॉस्फेयर? HCl, जिसका नेचर क्या है? एसिडिक। वो जो एसिडिक नेचर है ना वो फीजिबल नहीं है आपकी फूड पाइप के लिए। तवई मूजुबन, ध्यान रख लीजिए, तवई मूजुबन अगर कैसे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब म्यादुक आब या गैस वापस वो इरिटेट करता है हमारी फूड पाइप को, फिर सोर्स होते हैं या वन गैस्ट्राइट्स एक्चुअली कशर पे गेड गसान, दैट्स गैस्ट्रो ईसोफेगल डिजीज आप जो होती है, रिफ्लेक्स डिजीज होती है, तमिक आब खसान वाप, क्योंकि HCl सैनिस यथ म्यादस खतर ठीक, ततन एल्कलाइन बेस बाइल जूस, मगर अगर ये बे जाए गसन ततन यूजफुल कहें। तभी मैंने कहा केमिकल आपके पास कहीं पे यूजफुल हो सकता है, कहीं पे नहीं भी आपके पास हो सकता है, ठीक है ना। फिर हमने बोला कि एक्चुअली जो आपके पास डिफरेंशिएट कर सकते हो एसिड और बेस को, दो तरीके से कर सकते हो, लेकिन बेस्ट हमारे पास जो वे है वो कौन सा है? दैट इज द केमिकल नेचर से अगर आप देखोगे। ये तो थोड़ा सा आसान है, इसको हम इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल जो पहला हमारे पास डिफरेंशिएट करने का तरीका है दैट इज विच वन? दैट इज दिस केमिकल नेचर। तो क्या चीज़ हमारे पास है केमिकल नेचर, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। सो उसके लिए हमारे पास क्या आ गई सर? उसके लिए हमारे पास आई डिफरेंट थेरीज। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट थेरीज आई। देयर आर डिफरेंट थेरीज।
देयर वर डिफरेंट थेरीज। वन सच थेरी किसी न किसी ने पढ़ी होगी, सुनी होगी आपने लोअर क्लास में भी कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं आप बता रहे थे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये सारी कहानी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। सर फर्स्ट जो आपके पास है दैट इज द आर्हीनियस कंसेप्ट। पहला जो है दैट इज द आर्हीनियस कंसेप्ट। आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ यही कंसेप्ट है, दैट इज द आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दूसरी जो थ्योरी है दैट इज ब्रोनस्टेड-लाउरी थ्योरी, ब्रोनस्टेड-लाउरी थ्योरी, ठीक है, उसने कंसेप्ट दिया था। एंड नेक्स्ट थ्योरी दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज दिस लेविस, ठीक है ना, लेविस थ्योरी या लेविस कंसेप्ट हम कह सकते हैं। दे हैव देयर इंडिपेंडेंट अप्रोच, इनका अलग अलग अप्रोच था। आप नहीं कह सकते ये गलत है, ये सही है, या ये सही है, ये गलत है। इसका कहने का तरीका अलग था, इसका कहने का तरीका अलग था, इसका कहने का तरीका अलग था। कुछ सबस्टेंस ऐसे जो कि एसिड है, आर्हीनियस एसिड हो सकते हैं, लेकिन ब्रोनस्टेड एसिड्स नहीं हो सकते सपोज। इसी तरह कुछ ऐसे है जो कि आर्हीनियस एसिड्स है लेकिन लेविस एसिड्स नहीं है। इस तरह बेसिस में भी यही कंसेप्ट आ जाएगा। इन्होंने जो तरीका समझा दिया दैट इज डिफरेंट, इसका समझाने का तरीका अलग था, इसका समझाने का तरीका अलग था, इसका समझ, क्योंकि कुछ सबस्टेंस आप कर सकते हो ये एसिड है कि बेस, इस थ्योरी के हिसाब से, लेकिन अगर कुछ ऐसे भी सबस्टेंस वो एसिड है या बेस है लेकिन इस थ्योरी से नहीं समझा सकते, तब आती किसकी, ब्रोनस्टेड-लाउरी। अब ऐसे भी कुछ सबस्टेंस है जो एसिड भी है, बेस है, ना तो इस थ्योरी से समझा सकते हो ना तो इस थ्योरी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके लिए कौन सा आ जाएगा, लेविस का। और जो एक्सेप्टेड है, जो मॉडर्न वन है, दैट इज द आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जहां पे आपके पास आता है, दैट इज दिस वन, लेविस कंसेप्ट, जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आता है। ठीक है, हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज दिस आर्हीनियस कंसेप्ट, इन दोनों का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे, लेकिन डिस्कस जो हम करेंगे दैट इज दिस आर्हीनियस का। अगर मैं ये भी पढ़ाने बैठा तो लंबा चौड़ा जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं। आपको ये क्लास 11th में डिस्कस करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन ये थ्योरी हम पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा हम कंसेप्ट लेंगे जो कि आपकी लेवल के हिसाब से होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, आर्हीनियस थ्योरी। सो वी विल डिस्कस आर्हीनियस। चलिए स्टार्ट करते हुए हैव दिस आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस। सो राइट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड किस बला को हम कहते हैं, एसिड वो बला है विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस, जिसको हम कहते हैं एक्चुअली प्रोटॉन। बेकार डिस्कस ये पूरी, विच प्रोड्यूसेस, आप कह सकते हैं विच प्रोड्यूसेस, या आप कह सकते हैं फर्निशेस H पॉजिटिव आयंस, या आप लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव आयंस। ये क्या हुई समझाबो पूर्व पठ हजरत, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस या H3O पॉजिटिव आयंस, ये क्या होते हैं और ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन डिसॉल्व्ड, व्हेन डिसॉल्व, अब पानी ही नहीं है किसी में भी, किसी भी सॉल्वेंट में, इन ए गिवन सॉल्वेंट। अब यहाँ पे यूजुअली हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो क्या है सर, हम लेते हैं पानी। आपको तो इसके बारे में पता होगा कि सॉल्वेंट और सोल्यूट किसे करना, सो डिस्कस ये लंबा चौड़ा जाएगा। आपने सोल्यूशन पढ़ा है ना क्लास 9th में, पढ़ा है ना आपके पास, इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। तो उसके बाद वहाँ पे पढ़ा होगा कि सोल्यूशन कोलाइडल, होमोजीनियस, ट्रू सोल्यूशन जो आपके पास होता है। दूसरा आपने पढ़ा होगा कोलाइड्स और सस्पेंशन के बारे में सुना होगा। ठीक है, सो हमारे पास जब भी कोई सबस्टेंस को आप डिसॉल्व करोगे किस में सर, पानी में, अगर वो फर्निश,
अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, फर्निश का मतलब यहाँ प्रोड्यूस हो गए कौन से आयंस, H पॉजिटिव, या तो जिनको हम क्या कहते हैं एक्चुअली क्या है H3O पॉजिटिव आयंस, वो अगर प्रोड्यूस हो गए तब उस सबस्टेंस को हम क्या कहेंगे सर, एसिड। मैं सर हाँ H पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी, जिसके पास अवेलेबिलिटी होगी प्रोटॉन की, दैट इज दिस H3O पॉजिटिव H पॉजिटिव आयंस, या होगी हाइड्रोनियम आयन की, दैट इज दिस H3O पॉजिटिव आयन। सॉल्वेंट में किसी सबस्टेंस को डिसॉल्व करना है, फिर प्रोड्यूस ये आयंस होगी। सॉल्वेंट में जिस सबस्टेंस को डिसॉल्व करने के बाद ये आयंस प्रोड्यूस हो गए H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव, तब उस सबस्टेंस को हम क्या कहेंगे सर, एसिड। उस सबस्टेंस को, उस सबस्टेंस में डायरेक्टली हम H पॉजिटिव को नहीं डालेंगे, उस सबस्टेंस को डाल के अगर प्रोड्यूस क्या हो गए H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव जिन्हें हम कहते हैं, तब उस सबस्टेंस को हम एसिड कहेंगे। मैं एग्जाम हाँ, यूजुअली सॉल्वेंट हमारे पास पानी है। आपको पता है पानी कौन सा सॉल्वेंट है? हाँ यूनिवर्सल, हाँ सही भाई, ये बात भी सही, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जब कुछ ना दिखे तो किसको डालो, पानी को। जब सॉल्वेंट मेंशन करके नहीं होगा तो आपके पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट एक्सेप्ट जो है दैट इज वाटर। वाटर आपके पास एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर का मतलब है वहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, ठीक है, मैं उतना नहीं जा सकता। आपके पास ये पानी जो आपके पास है ना, लगभग हर कोई सबस्टेंस में क्या होता है सर, डिजोल्व। टेक HCl, इट विल डिजोल्व। या छागा सा किन, टेक NaCl, ये डिजोल्व होगा। टेक KCl, ये डिजोल्व होगा। टेक NaOH, दैट इज अ बेस, ये डिजोल्व होगा। तो हम यूजुअली इसको कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं सर, यूनिवर्सल सॉल्व। हमने पढ़ा भी था क्लास 9th में, ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट कैसे आप कर सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, और दूसरा एक है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके हिसाब से कर सकते हैं। मतलब नाजर हजरत एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए HCl, अगर इसको मैं डालूं किस में, पानी में, एक्वस का मतलब है पानी। एक्वस के माने क्या है सर, पानी। जिस तरह आपने सुना होगा एक्वाटिक स्पीशीज, एक्वाटिक स्पीशीज किन्हें कहते हैं हम सर, ये वो स्पीशीज जो कहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे कुछ भी, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल, वो कहाँ पे, पानी में होते हैं। तो एक्वस में डालूं तो क्या फर्निश होगा, यहाँ पे आपके पास फर्निश होते हैं H पॉजिटिव आयंस, और आपके पास शाबाश क्या बनेगा यहाँ, Cl नेगेटिव आयंस। एक्वस का मतलब ये डिसॉल्व्ड है अब पानी में। देखो इसने तो प्रोड्यूस किया किसको सर, H पॉजिटिव आयन को, तब ये कौन सी चीज होगी, ये वाला सबस्टेंस जिसने प्रोड्यूस किया, ये तो एसिड आपके पास होगा। सिमिलरली अगर मैं लूँ यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सुना है ना नाम, इसको अगर किस में डालेंगे सर, पानी में, तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, शाबाश, H पॉजिटिव तो प्रोड्यूस होगा। देखो लेकिन कितने बनेंगे, ध्यान रख लीजिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सर, हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1, एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और सल्फेट की कितनी है, -2। अब इसको क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, है ना सर। हाइड्रोजन कितनी बार बनेगा, 2, सल्फेट 1 बार, तब शो बनाते H2SO4, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए, ये हाइड्रोजन कचलेट बन, हाइड्रोजन बनेगा 2 बार, तो 2 टाइम्स, और सल्फेट कितनी बार बनेगा, 1 बार, सल्फेट बनेगा 1 बार। लेकिन सल्फेट आयन पे चार्ज वो होगा, हाइड्रोजन कितनी बार है, ध्यान रख लीजिए इसको समझने के लिए। हाइड्रोजन पे चार्ज वो होगा, सल्फेट कितनी बार है, सल्फेट आयन कितनी बार है, 1 बार। कोई हम इस बेटा अख पॉजिटिव चार्ज, ये कैटाइन है, कैटाइन मतलब पॉजिटिवली चार्जेड। लेकिन खुद कितनी बार ये बनेगा, 2 बार। सल्फेट कितनी बार बनेगा, 1 बार, 1 बार बनेगा, ठीक है। सल्फेट जो बनेगा वो 1 बार बनेगा। लेकिन इस पे जो चार्ज आएगा, हाइड्रोजन कितनी बार है, वो कितनी बार है, 2, और ये एनाइन होगा, दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज। यही तो क्लास 9th में भी आपने सीखा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर से समझते हैं, H2SO4 हाइड्रोजन 2 बार बनेगा, सल्फेट कितनी बार, 1 बार। लेकिन जो हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा वो सल्फेट कितनी बार है, सल्फेट आयन कितनी बार है, 1 बार, सल्फेट आयन 1 बार है, तो इस पे +1 चार्ज। इसी तरह आपके पास सल्फेट आयन कितनी बार बनेगा, 1 बार। लेकिन इस पे चार्ज कितना आएगा, हाइड्रोजन कितनी बार है, वो 2 बार है, और वो भी नेगेटिव आ जाएगा, ये कैटाइन होगा, ये एनाइन। अब बताओ क्या ये एसिड है, यस, बिकॉज इसने क्या प्रोड्यूस किया, H पॉजिटिव है, तो ये भी आपके पास एसिड। क्या चीज, ये वाली, ये मैंने बता दिया। देखिए एक्चुअली हमारे पास जो हाइड्रोजन है ना, अगर इस कंपाउंड को देखें, ये इसको तोड़ना है मुझे, इस सबस्टेंस को तोड़ना है। तोड़ने के बाद मुझे क्या पता क्या क्या चीज़ बनेगी, वो ये चीज़ बनेगी आपके पास, एक तो हाइड्रोनियम प्रोटॉन बनेगा H पॉजिटिव आयन,
यहाँ पे एक तो H पॉजिटिव आयन बनेगा और दूसरा सल्फेट आयन बनेगा। पहले तो ये पता होनी चाहिए इसमें आयन्स क्या क्या होगी, वो तो 9th क्लास में आपने सीखा होगा, ठीक है ना। पहले आयन्स क्या होगी इसमें वो पता होनी चाहिए। इसमें एक तो आप कोई बता सकते हैं, आप में बताएगा सर इसमें तो सल्फर आयन है, ऑक्सीजन आयन है, हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ये आपने सीखा है वहाँ पे। इसमें एक तो सल्फेट आयन है SO4 2 नेगेटिव आयन, और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन का आयन है दैट इज H पॉजिटिव आयन। अब इस H पॉजिटिव आयन को कभी हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी। ये क्यों प्रोटॉन कहते हैं ये मैं समझा दूंगा। H3O पॉजिटिव को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। कुछ भी जब ये टूटेगा ना, हाइड्रोजन कितनी बार है यहाँ, तो ये बनेगा 2 बार, समझे जो। चार्ज को छोड़ो पहले उधर ही। सल्फेट आयन कितनी बार है, 1 बार। कितनी बार बना, 1 ही बार। अब हाइड्रोजन पे चार्ज वो आएगा, सल्फेट आयन कितनी बार है, कितनी बार है सल्फेट आयन, 1 बार। तब इम्स बेटा अख पॉजिटिव, पॉजिटिव खाली मतलब 1 बार। अच्छा, सल्फेट आयन पे वो चार्ज आएगा, आप देखो हाइड्रोजन कितनी बार है, कितनी बार है, सल्फेट आयन पे ये हाइड्रोजन पे क्यों आ रहा है इसका एक चार्ज? अरे ये एक चार्ज, एक्चुअली ये चार्ज आप ऐसे देखते हैं, एक्चुअली प्रेजेंट जो होता है ना हमारे पास, कंपाउंड जो बनता है ना यहाँ पे, ये है ना H पॉजिटिव आयन, ये है सल्फेट आयन। इस पे कितने नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए मुझे कितने पॉजिटिव चार्ज चाहिए, 2। एक हाइड्रोजन पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन पे, तो हो जाएगा ना न्यूट्रल। तभी तो मैं लिखूंगा ना H2SO4 लिखूं, तभी तो न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा ना आपके पास यहाँ पे। इन द सेम वे कि H2SO4 है, उस पे 2 नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए, 2। अब समझने का तरीका, याद रखने का तरीका ये है, कैसे करो, यहाँ H पॉजिटिव बनेगा और SO4 आयन बनेगा, और SO4 पे नेगेटिव, नेगेटिवली चार्जड, और H पे पॉजिटिव। ये खुद बनेगा 2 बार, ये बनेगा 1 बार। अब चार्ज कितना क्या आएगा, अपोजिट में देखो, हाइड्रोजन कितनी बार है, 2, सल्फेट पे 2 नेगेटिव आएगा। सल्फेट आयन कितनी बार है, 1 बार, हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ। ये एक्चुअली आपके पास है आयन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, या आप कह सकते हैं वैलेंसी क्या है, उसी हिसाब से आपके पास कंपाउंड बनता है। सिंपल तरीका ये है, सल्फेट पे हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज होता है, उसके लिए कितने H पॉजिटिव आयन मुझे जरूरत है, 2, क्योंकि एक H पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, 1, 2 H पे कितने आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, क्या बनेगा, न्यूट्रल कंपाउंड। तभी H2SO4 ना कि H3SO4 ना कि HSO4 आपके पास है, ठीक है। वरना अगर HSO4 आस्ते के, अगर ऐसे लिखूं मैं HSO4, कोई बोल सकता है, आपको लिखना है HSO4 नेगेटिव। पता है क्यों, क्योंकि एक ही H दिया ना, अभी एक नेगेटिव रह रहा है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, अब कितने नेगेटिव रहे, 1, वो उधर ही रहेगा। अगर कोई ऐसे लिखेगा, ध्यान रख लीजिए, अगर कोई ऐसे लिखेगा, बूझता है तो रू फिक्रे, जिसमें जा वन तम सी तरह फिक्रे, इस पे चार्ज क्या आएगा, एग्जैक्टली नाइस, +1। वो इसीलिए क्योंकि आपने कितने H पॉजिटिव दिए, 3 रखे इसके साथ, 2 पे 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कैंसिल, लेकिन अभी तीसरा है ना, एक H पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा, जो कि आपके पास H3SO4+1 आपके पास आएगा। अगर कोई ऐसे लिखेगा, हाँ अब ये डिपेंड करेगा कि ये एग्जिस्ट होता है कि नहीं। कोई ऐसे लिखेगा H4SO4, तला वन्यू क्या है, +2, क्योंकि 2 H ज्यादा आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आइए बात समझ, जरा इसमें बता दो, ये टूटेगा तो क्या टूटेगा, HNO3 पानी में डालो, क्या बनेगा, अरे भाई साहब नाइट्रेट आयन और H पॉजिटिव आयन है, तो ये बने H+ और NO3 नेगेटिव। क्यों एक ही नेगेटिव आया, वो इसलिए एक ही नेगेटिव आया क्योंकि आपके पास दोनों एक एक बार है ना, ये 1 बार है, एक H पॉजिटिव जरूरत है, एक नाइट्रेट आयन का एक नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। आई बात मेरे समझ, सिंपल आपके पास है। जरा इसका बता दो, HClO4 पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, बोलेगा कोई, अरे सिंपल है ना, H एक्वस, एक्वस मतलब पानी में डिसॉल्व है, प्लस ClO4 नेगेटिव, दैट्स क्लोरेट आयन, ठीक है ना। और ये आपको पता है ये कौन सा एसिड है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से भी ये खतरनाक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी खतरनाक एसिड है, ठीक है ना। आपने तो सुने हैं ना 4 एसिड्स के बारे में, खास तौर पे सोरेच ने किया,
खास तौर पे 4 तो सुने ना, कौन कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा नाइट्रिक एसिड, जो इससे पहले हमने देखा ये वाला, ये है नाइट्रिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये याद रखो दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, इसको आप लिख सकते हैं। इनमें से सबसे खतरनाक है कौन सा? हाइपोक्लोरस एसिड। तो ऐसे बोलते किंग ऑफ एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन उससे भी खतरनाक ये वाला एसिड है। अभी तक जो बताया जा रहा था आपको वो टर था, ठीक है। तो आपके पास खतरनाक एसिड कौन सा है? HClO4 आपके पास, ठीक है। अब तो हमें समझ आया। अब ये कहानी क्या थी? ये H पॉजिटिव, और वो कहानी क्या थी? ये जो मैंने बोला H पॉजिटिव, ये क्या मैंने बोला? प्रोटॉन, बताया ना। इसको क्यों नाम देते हैं प्रोटॉन, कोई समझा सकता है? और मैंने बोला एक्चुअली ये है ना H3O पॉजिटिव, ध्यान रख लीजिए। इसको कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। चाहे कोई भी सबल, चाहे ये प्रोड्यूस करे चाहे ये प्रोड्यूस करे, एक्चुअली ये प्रोड्यूस होता है। ये मैं समझा दूंगा कैसे। वह कहाँ लिखी इथकेट या इथकेट, वन ऑफ द सेम थिंग। ये प्रोटॉन इसको क्यों कहते हैं? अतकेज वना जिगर में उन प्रोटॉन तो उसको प्रोटॉन कहते हैं। तो Na पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि ये शायद इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अरे मैं कह रहा हूँ इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं? ये एग्जिस्ट ना एग्जिस्ट करने की बात अलग है। इसको क्यों कहा जाता है प्रोटॉन? कौन सा है जनाब? वनियो वनियो क्या शुन परवाह अनस सब तो ये जाशा पाई शो, ये मत बोलो ये बकवास। 4 वरी 9th क्या नहीं बोलो, क्यों इसको प्रोटॉन कहते हैं? शाबाश, आप बोलो इसको क्यों प्रोटॉन कहते हैं? वन मैडम और साहिब बिर साहब यक्षा भाई सुना पाई शाहजरा जी बोलिए। देखिए इसको इसलिए कहा जाता है, समझिए। हाइड्रोजन यु ना यह गोडन्युक एलिमेंट, छस गोडन्युक एलिमेंट। अमिस एटॉमिक नंबर कूता 1, अमिस मास नंबर यत वन एटॉमिक मास। वन दी मे कह इन्फॉर्मेशन अत मुतलिक अगर पाई छो सो गई वनियो सा। एटॉमिक नंबर कम से डिनोट करा? Z से, इसका Z1 है। मास नंबर को A से, बस समझाई। अगर कह एलिमेंट X अम सो एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करा, एटॉमिक मास A से करा। एटॉमिक नंबर कूता अम सुंदन 1। तो पे एटॉमिक नंबर कह बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल होगा। तो ये कितने आपके पास है? 1 है, ध्यान थे जो पूरा। इस तरह मास नंबर ये कह बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यह कूत 1। ये ध्यान थे पूर पे। आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका मास नंबर 1, मतलब एटॉमिक मास 1। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप लिख सकते हैं अगर न्यूट्रल है। न्यूट्रल आवा तो समझन नेट चार्ज 0, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मास नंबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस का वजन एटॉमिक मास होता है, और जो आपके पास एटॉमिक नंबर या तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या तो प्रोटॉन्स कितने हैं, ये भी 1 है। अगर मैं लिखूं ये हाइड्रोजन में, अगर मैं लिखूं H पॉजिटिव, क्या लिखूं? इसका मतलब क्या है? अमिक मतलब क्या गो? मैं आख इलेक्ट्रॉन दफा करूँ ना, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया सर? यहाँ पे दफा किया है, ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मैंने दफा किया है, तो इसका मतलब ये है, ध्यान रख लीजिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 0। आपको यूज ना होता है ना इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या निकाला मैंने बाहर, वो कितने हैं आप? 0। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मैंने साथ या इसके साथ मैंने कोई छेड़ा नहीं, वो कितने आ जाएंगे? 1। और आपने पढ़ा है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होता है? A माइनस Z। इसका A कितना है? 1। इसका Z कितना है? 1। वो 0 गो अथ मज कत न्यूट्रॉन्स, तो इसको सिंपली हम क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं?
एक प्रोटॉन है, दैट्स व्हाई H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, कथ है समझ? वो समझा बे, हाइड्रोजन जो आपके पास एग्जिस्ट करता है, जो आपके पास इसका एटॉमिक नंबर है 1 और इसका मास नंबर है 1। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें या इलेक्ट्रॉन, वो कितने हैं? 1। अगर बात करें एटॉमिक मास की, वो आपके पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो भी कितने हैं? 1। जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होता है तो एटॉमिक मास को किसके साथ माइनस करते हैं? एटॉमिक नंबर। तो A माइनस Z, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे कितने? 0। अब प्रोटॉन्स कितने? 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1। इसमें तो न्यूट्रॉन्स कितने? कोई नहीं। लेकिन अगर H पॉजिटिव लेंगे तो इलेक्ट्रॉन मैंने दफा किया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने? कोई भी नहीं। 1 था ना, अब निकाला है। प्रोटॉन के साथ छेड़ा नहीं, न्यूट्रॉन के साथ भी छेड़ा नहीं, वो भी 0। तो इसमें सिर्फ क्या है प्रेजेंट? प्रोटॉन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, बात आई समझ? सो रिमेंबर दैट H पॉजिटिव आयन, इसको क्या कहते हैं सर हम? प्रोटॉन। बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लेकिन क्या H पॉजिटिव आयन जो आपके पास है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट इन पानी, दैट्स H2। ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन छुन सर एग्जिस्ट गसान कहीं। क्या गसान? हायर क्लास मज पर्यू, सिंपल रीजन जो बह हेक वन, इट इज अनस्टेबल। क्या सर? इट इज अनस्टेबल। यह एग्जिस्ट गसान कि अनस्टेबल। जिस तरह ये मुकद्दस, ये अनस्टेबल थी क्योंकि वो बीच में टोक रही थी, इसलिए ये अनस्टेबल हो गई। वन कोर हम छप, वन बने ये स्टेबल। क्या इसकी इशू डिपेंड करता है किस हिसाब से हम अनस्टेबल हो। कोई थर्मोडाइनमिकली नहीं होता है, जिस तरह मैं नहीं हुआ यहाँ। ठीक है, कोई थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल नहीं होता है। तो क्या होगा? परित ब्रोकन इंशाल्लाह। अब किसी के पास ज़्यादा एनर्जी है, किसी के पास कम एनर्जी है, किसी के पास उतनी सफिशेंट है, ना तो ज़्यादा ना तो कम। सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, आराम से पढ़ रहे हो, ये घर में असल पे जान पे तुह बिहतन। वन अगर तुलो बह थोद, बह बेम पान ये थो बह गुमजा असल पे, तथ मज गर्मी, तुम थो बे बह शीश खंजान, बह शिशुर शिशुर, बह अन तम आइस के क्यूब्स लाऊंगा। बह वन तुम बिहियो अथ पे, सीट थो तुम आइस क्यूब्स, पत बिहियो तुम अत पे। तुम क्या करो? तुम करो मे दो खरा करो ना, तो लेक सारा अंदर के वनो न मगर क्या। ठीक है, तो आप अनस्टेबल हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है सेंस आपका क्या बनता है। इतने H पॉजिटिव एग्जिस्ट करा, तेल क्या गसान? तेल गसान ये कि H2O मॉलिक्यूल जो पानी में प्रेजेंट है ना, H2O मॉलिक्यूल, यमिस ऑक्सीजनस निश इलेक्ट्रॉन पेयर्स आसान, यह रलान अथ H पॉजिटिव आयनस सतन, यह अमिस पे अटैक करान, दपान जुड़ सा मे सतन। जुड़ित बनावान क्या सर? H3O पॉजिटिव आयन बनावान। अथ आयनस वनान हाइड्रोनियम आयन। गो एक्चुअली एग्जिस्ट गसान अस निश H पॉजिटिव आयन। अस क्या एग्जिस्ट गसान? नहीं, ये एक नहीं होती, ये डिफरेंट है। लेकिन अगर आप लिखेंगे H पॉजिटिव आयन अगर कोई सबस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, या अगर कोई सबस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है H3O पॉजिटिव, दोनों का सेंस सेम है। क्योंकि H पॉजिटिव एक्चुअली किसके साथ मिलता है? H2 के साथ। अल्टीमेटली क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव बनाएगा वो H3O पॉजिटिव बनाएगा। सब्सटेंस को सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करेंगे, किसी भी सॉल्वेंट के साथ, पानी के साथ, लेट्स सपोज H पॉजिटिव आएगा या तो ये आएगा। ये मैंने लिखा, अगर कोई सबस्टेंस प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव आयन या तो H3O पॉजिटिव आयन। क्योंकि मैं वो तजनसन एक्चुअली एग्जिस्ट जो करता है वो H पॉजिटिव नहीं करता है, वो क्या करता है? H3O पॉजिटिव। आने वाले वक्त में सीखोगे। वो तो तथ वक्त निशन मैं वो तुम H पॉजिटिव आयन जो कि प्रोटॉन है, एक्चुअली ये एग्जिस्ट गसान क्या? एक्चुअली क्या एग्जिस्ट करता है? H3O पॉजिटिव। अब ये H3O पॉजिटिव कैसे बनता है? H2O के साथ H पॉजिटिव मिल जाता है, बनाता है क्या है? H3O पॉजिटिव। वो जिसने H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया ना, वो पानी के साथ उधर ही मिलता है और बनाता क्या है? H3O पॉजिटिव आयन। वन समझा बे कि इतने वो ध्यान इतनसन ये बह मिलावन ना HCl का सतन पानी के साथ, H2O के साथ, वहां पे बनेगा अब क्या सर? H3O पॉजिटिव प्लस Cl। यह कि तो ये में तरीके लिखे, ध्यान थो इस तरीके से भी, या आप लिख सकते हैं जब HCl को पानी में डालेंगे बनेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ये कहते हैं क्यों लिखित इस तरीके से? ये दिन को मैं मेंशन H2O मॉलिक्यूल कोरा कि ना,
जो इससे H पॉजिटिव निकलेगा वो किसके साथ जुड़ेगा, H2O के साथ, बनाएगा क्या सर, H3O पॉजिटिव, बे बन Cl नेगेटिव अलग। ये जन अगर मैं मेंशन कर मैं हूँ सिर्फ आबस मस्त आब जस्ट एक्वस लिखा मैंने, आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर याद रख लीजिएगा H पॉजिटिव एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्या एग्जिस्ट करता है सर, H3O पॉजिटिव। दरअसल ये भी एक लिमिटेशन आई आर्रीनियस कंसेप्ट की, क्योंकि उसने तो बोला ना H पॉजिटिव जो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मैंने मेंशन साथ ही में क्या क्या, H3O पॉजिटिव। ये एक लिमिटेशन आई क्योंकि H3O पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, न कि H पॉजिटिव आए। ठीक है, आई बात समझ। टाइम क्या है, 12:20 क्लास हो गई खत्म।